नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है या बोले तो प्रस्तावना है, प्रेम्बल जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक प्रश्न लगभग इसमें आता ही है, इसलिए पूरे ध्यान से और पूरे मनोयोग से इसे आप पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, प्रस्तावना जो है ये क्यों बनाएगी और किस आधार पर बनेगी। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जिसे बोलते हैं, उसके अंदर जो आदर्श प्रस्तुत किए गए थे उन्हें संविधान की उद्देशिका के अंदर शामिल कर लिया गया। मतलब नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उस उद्देश्य प्रस्ताव की जो महत्वपूर्ण बातें थी उनसे उद्देशिका का निर्माण किया गया, कहे तो प्रस्तावना का निर्माण किया गया। इसमें एक बार संशोधन भी हुआ और वो संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, उसको याद पहले ही कर लीजिए। आपस, ए, प और से। आपस की जगह जैसे आपस में मिलना होता है ना, वैसे ही कैसे याद रखना है इसे, आपस याद रखना है। ए का मतलब होता है अखंडता, प का मतलब होता है पंथ निरपेक्षता और से का मतलब होता है समाजवाद। अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद, ये 3 शब्द जो हैं, ए यानी अखंडता, प यानी पंथ निरपेक्षता और से यानी समाजवाद, पैस है, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये एक संशोधन हुआ था। अब हम बात करें कि संविधान की प्रस्तावना में है क्या या प्रस्तावना है क्या, तो साधारण सी बातें हैं, ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। वैसे कल के एक यूट्यूब वीडियो पे मैंने इसको याद करवाया भी था और बहुत से लोगों ने इसे पसंद भी किया, याद भी किया था। अब इसलिए उसको ज़्यादा याद कराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा स्पीड हम इसको ले लेंगे। क्या है इसमें, हम भारत के लोग भारत को, इसको इसे देखिए, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को। अब बात किसकी आएगी, नागरिकों को। राज्य को कैसा बनाएंगे, क्लियर हो गया। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। अब नागरिकों को कैसा बनाएंगे, तो नागरिकों को पहले दी जाएगी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का न्याय मिलेगा। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 तो न्याय। फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, कितने हो गए, 5। ये 5 प्रकार की क्या मिलेगी, स्वतंत्रता। कौन कौन सी, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है ना, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता, ये 2 क्या मिलेंगी, समता। 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और 2 4 और 1 5, यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इनकी स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। फिर 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। अब इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता है, उसको बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। तो 3 बातें तो वो हो गई थी पहली। कौन कौन सी, न्याय हो गया था, सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले क्या आया, न्याय। फिर क्या आया, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आने के बाद समानता आई थी, आखिरी में क्या आएगी, बंधुता। अब ये क्रम से आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। पहले क्या आता है, न्याय। न्याय मिलेगा तो स्वतंत्रता की सोचेंगे, और जब स्वतंत्र हो जाएंगे तब समान होने की सोचेंगे, और जब ये तीनों चीज मिल जाएगी तब हम भाईचारे की बात करेंगे, बंधुत्व की बात करेंगे। अब बात आती है कि दृढ़ संकल्प होकर, अब ये सारे काम तो हो गए एक बंधुता को बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसमें 2-3 चीजें हुई। पहली बात तो 26 नवंबर 1949, इसको हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, मतलब इसे पूरी तरह से शरीर का अंग बना लिया और अधिनियमित हो गए उसके अनुसार, उसको हमने आत्मा का हिस्सा बना लिया। अब बात आती है कि इसकी हिंदी के अंदर
जो महत्वपूर्ण हिंदी, अगर हम बात करें कि हिंदी में इसकी जो मिति है वो कौन सी है, तो मिति हुई मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। विक्रम संवत कौन सी? 2006। तो इस दिन जो है हमने संविधान को क्या किया था? अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया था। अब बात आती है प्रस्तावना की मुख्य बातें। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना की वो बातें जो हमें याद रहनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात क्या, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है क्या कहा जाता है इसको? संविधान की कुंजी। दूसरी बात, प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी, भाई शुरुआती अंग है, और ये होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। कानूनी रूप से जो है वो उसका भाग नहीं है, अंग है। संविधान का प्रारंभिक अंग तो है क्या? प्रस्तावना। भाई पहले पन्ने पे तो प्रारंभिक अंग हो गई, होते हुए भी कानूनी तौर के ऊपर उसका भाग नहीं है, उसका लीगली उसका पार्ट नहीं है ना। ये अपने को ध्यान रखना है, कानूनी तौर के ऊपर उसका भाग नहीं है। कौन? प्रस्तावना। तो पहली बात याद हुई क्या? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। दूसरी बात, आरंभिक अंग तो है ये। देखो कोई भी किताब का पहला पन्ना होता है, प्रस्तावना ही होती है। जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना है तो प्रस्तावना ही तो हुई है। इसमें तो इतना ही बताया गया कि संविधान में क्या है, तो क्या है? न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व, यही बातें। लेकिन क्या इसमें कोई आर्टिकल लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो आर्टिकल नहीं तो फिर वो संविधान का हिस्सा नहीं। इसलिए कानूनी तौर पर प्रस्तावना, इस तौर पर कानूनी तौर पर प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। कब? शुरुआती स्तर पर। आगे जाके तो हम पढ़ेंगे कि आगे जा कर के, यानी वर्तमान स्थिति में इसे संविधान का अंग मान लिया गया, लेकिन शुरू में नहीं माना गया था। अब बात आती है कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है? भारत के लोग, क्योंकि हमने स्वीकार किया, हम भारत के लोग। और आखिरी में हमने कहा कि हम इसे अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट कौन हो गए? भारत के लोग हो गए। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोषक है। इस शब्द से मालूम पड़ जाता है कि हम भारत के लोग हैं, और वो हमने क्या किया? इसे अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया, मतलब हमारे से बड़ा कोई है ही नहीं। तो ऐसा हमने क्या किया? भारतीय लोगों ने, हम भारतीय लोगों ने सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष किया है। अगली बात आती है कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना जो है इसको क्या नहीं किया सकता? न्यायालय के अंदर नहीं रखा जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। अब यहाँ एक बात समझनी है, एक एक बात को समझना। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आगे की बात क्या क्या सुनना। देखो, प्रस्तावना को न्यायालय में नहीं ले जा सकता। मतलब अगर आपको कोई दिक्कत है ना, कोई कोर्ट, जो भी संविधान के संदर्भ में, तो आपको कहीं ये लगे कि भाई प्रस्तावना से मैं जीत जाऊंगा, अगर कोर्ट में ले जाऊं तो ले नहीं जा सकते, मतलब लेकर के नहीं जाया जा सकता। अब ये बात कब कही गई थी? पहले केस में, मदन गोपाल के केस में, कि भाई संविधान का अंग ही नहीं है यार, तो अंग नहीं है तो आप कैसे ला सकते हो कोर्ट में? नहीं ला सकते। ये बात हो गई शुरू में। अब यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। ये बात किस केस में थी? मदन गोपाल केस में। इसमें साफ साफ कह दिया था कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, और अंग नहीं इसलिए आप इसे कोर्ट में ले जा नहीं सकते, चाहे आपके अधिकार बचाए, चाहे छूटे, चाहे नहीं छूटे, कुछ भी हो, आप इसको कोर्ट नहीं ला सकते। हो गई बात, ठीक है भाई, नहीं ला सकते। तब कौन सा आया? बेरुवाड़ी यूनियनवाद 1960। पहला केस कब आया था? 1957। कौन सा? मदन गोपाल वाला। और इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं तो कोर्ट में नहीं ले जा सकते। अब बात है बेरुवाड़ीवाद 1960। 60 में क्या करा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता कर सकती है। मतलब ये कि जहां आपको प्रस्तावना की भाषा समझ में नहीं आई तो आप उससे समझ सकते हो, प्रस्तावना से उस बात को समझ सकते हो। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ ये बात हुई कि ये एक ऐसी चीज़ हो गई बेरुवाड़ीवाद के अंदर,
अगर हम ये कहें तो ऐसी बात हो गई कि अगर संविधान की भाषा में आपको कुछ भी बेरा नहीं पड़े, यानी समझ में नहीं आए, तो आप किसको देखो, प्रस्तावना को देखो। मतलब थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस प्रस्तावना को दी गई। पहले केस में तो बिल्कुल ही साफ मना कर दिया कि भाई इस प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है। पहले केस में तो ये बात हुई, इस प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और नहीं है इसलिए आप क्या नहीं कर सकते, इसको कोर्ट में नहीं ला सकते। लेकिन जब 1960 की बात हुई, यानी बेरुवाड़ीवाद की जब हम बात करते हैं, तो ये कहा गया कि देखो कोर्ट में तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत आए तो प्रस्तावना के माध्यम से उस दिक्कत का सॉल्यूशन कर लो, अगर लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं हुई। अब आया तीसरा बात। अच्छा, इस बेरुवाड़ीवाद की एक महत्वपूर्ण बात और देख लेते हैं। बेरुवाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, ये बात मैंने बताई दी थी। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं कर सकती। अगर अंग हो, संविधान का अंग हो कोई चीज, तो संविधान में तो विधायिका संशोधन करते, लेकिन चूंकि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं, तो फिर विधायिका संविधान प्रस्तावना में संशोधन भी कैसे कर सकती है, नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ भी वही बात जो कि मदन गोपाल के अंदर डिसाइड की गई थी कि भैया प्रस्तावना जो है उसके अंदर न तो संशोधन हो सकता और न ही ये कोर्ट में ले जाई जा सकती। दोनों बातें क्लियर हो गई। अगर माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए आपके। देखो, पहला केस गोपाल जी वाला, मदन गोपाल वाला, और उसमें क्या बात हुई थी, उसमें तय हुआ था कि अगर आप संविधान में कोई प्रॉब्लम पाते हैं तो जो प्रस्तावना है उसे आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। दूसरा केस है बेरुवाड़ीवाद। इसमें बात ये हुई कि अगर संविधान में कोई प्रॉब्लम है, तो भाषाई प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आ रही बात, तो प्रस्तावना का सहयोग ले लो, लेकिन सहयोग ही लो, ये नहीं कि मतलब आप प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लो, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग अभी भी नहीं माना जाएगा। यहाँ तक बात हो गई। अब तीसरा केस आता है, कौन सा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संशोधन कर सकती है। बस दो ही बातें ध्यान रखनी है आपको। कौन कौन सा केस, दो केस है। पहला केस तो वो शुरुआती केस तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मदन गोपाल वाला, उसमें तो साफ साफ है कि भाई संविधान का अंग नहीं है इसलिए कोर्ट मत लाओ, तो बहुत दूर की बात हो गई। अब दो केस हो गई, तो बेरुवाड़ीवाद, इधर तो कौन सा हो गया, बेरुवाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। और दूसरा है केशवानंद। ये दो केस हैं। अब एक बात बताओ मुझे, ये से करा है कि भाषा समझ में नहीं है ना इसकी, संविधान की, तो आप क्या कर लेना, प्रस्तावना का सहयोग ले लेना। ये तो कौन कहता है, ये तो कहता है बेरुवाड़ी केस। अब आ जाओ आप किस केस की बात करेंगे, केशवानंद की। वो कहता है देखो बात ये है। अच्छा, ये एक बात और कहता है बेरुवाड़ी, क्या, कि संविधान का अंग नहीं, अंग नहीं, कौन, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। तो कुल मिलाकर के ये तो फॉर्मेलिटी मान लिया किसको, कि अंग है नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो जरूर सॉल्व कर लो। ये कहता है केशवानंद भारती वाला, वो कहता है कि देखो संविधान का अंग है, अंग है, और अंग है इसलिए आप संशोधन भी कर सकते हो, संशोधन भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग भी है, अंग है, तो इसलिए संशोधन भी होगा, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहती है उसने, क्या, कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। अब चूंकि आप संशोधन कर सकते हो, भाई केशवानंद क्या कहता है, केशवानंद भारतीय केस में कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि देखो भाई बात यह है, प्रस्तावना आज के बाद में संविधान का अंग रहेगी। अब अंग रहेगी तो इसमें संशोधन भी कर पाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि पूरे संविधान के मूल ढांचे में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। क्लियर है। तो तीनों केस याद हो गए। अब तीनों को एक बार रिकॉल करना, वापस से सुनना और अच्छी तरह से तैयार कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं, संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, सकारात्मक संशोधन कर सकती है। कौन, ये बात वही बात है कि ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। बस केशवानंद भारतीय केस में कोर्ट ने कहा था, और ये हमेशा याद रखना। संसद वैसा संशोधन कर सकती है जो मूल ढांचे का विस्तार और मजबूतीकरण दे, उसको कम करने वाला संशोधन नहीं कर सकती। ये बात किस केस में कही गई, केशवानंद भारती के केस में कही गई। तो मूल ढांचे को नुकसान करने वाला फैसला संसद नहीं कर सकती। ये बात जो मूल ढांचे की अवधारणा है
ये केशवानंद भारती केस में संसद कोर्ट ने दी थी। अब आगे इसका एक संशोधन, ठीक है। देखो 3 तो थे केस, गोपाल एन गोपाल वाला, दूसरा मदन गोपाल जिसे हम बोलते हैं, दूसरा केस था बेरुबाड़ी वाद, और तीसरा केस हो गया केशवानंद भारती का, ठीक है, 1957, 1960 और 1973। अब ये आपको याद रखना है ढंग से। अब मैं बात कर रहा हूँ 1976 की और 42वें संविधान संशोधन। इसमें 3 चीज़ें, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये शब्द जोड़े गए और ये बात मैंने शुरू में याद करवा दी थी। अगली बात, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, ये भी मैंने आपको याद करवा दिया। अगला चलते हैं, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लिखित में सबसे बड़ा है, सबसे व्यापक भी है, थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस देखो आपको तो 2 ही चीज़ें, 3 जो केस है ना, जिनको मैं खूब टाइम लिया है मैंने, हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग भी लगाओ, लेकिन वो 3 केस ढंग से याद करना है, बाकी साधारण चीज़ें हो जाएंगी। लिखित संविधान की अवधारणा हमने कहाँ से ली? फ्रांस से ली थी, ये वैसे ध्यान रख सकते हो, नॉर्मल है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, ये भी बात सही है, संविधान सबसे ऊपर है, और संविधान से ऊपर भारत की जनता है। अगर ऑप्शन आ जाए तो भारत की जनता से ऊपर कोई भी नहीं है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता को ही प्राप्त करता है। आगे ना, संविधान अपना अधिकार कहाँ से लेता है? भारत की जनता से प्राप्त करता है, मतलब सबसे ऊपर कौन है? भारत की जनता। इस अधिनियम में 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी से देश चल रहा था, इसलिए सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का रहा। ज़्यादातर 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत के संविधान में यथावत ही जोड़ लिया गया था। फिर बात आती है, मतलब ध्यान रखना प्रश्न आए तो, कि सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का भारतीय संविधान पर पड़ा था। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ करने की घोषणा की गई है, ठीक है। फेडरल नहीं है भारत यूनियन ऑफ द स्टेट है, ठीक है ना। तो ये तो सब साधारण बातें जो आपने बार बार पढ़ी होंगी। बस आपको फिर से मैं कह दूं, फिर से चेता दूं, आपको केवल 3 केस याद रखने हैं। 1957 का केस मदन गोपाल का, 1960 का बेरुबाड़ी केस, और 1973 का जो है वो केशवानंद भारती का केस। तीनों केसों के अंदर एक एक बात ध्यान रखनी है। जब गोपाल वाला जो केस आया था, एन गोपाल वाला, मदन गोपाल का केस, उसमें ये बात थी कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग है नहीं, अंग नहीं तो इसमें संशोधन भी नहीं कर सकते, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, ये बात हुई थी उसमें। तो प्रस्तावनाओं को महत्व नहीं दिया गया। फिर उसके बाद 1960 में बेरुबाड़ी केस आया, उसमें कहा कि अगर संविधान में कोई प्रॉब्लम हो तो प्रस्तावना देख के सुलझा लेना, ठीक है, भाषा के बारे में कोई दिक्कत आए तो। और फिर उसके बाद में 1973 में केशवानंद भारती में कहा गया कि नहीं भाई, प्रस्तावना संविधान का अंग है, और अंग है तो इसमें संशोधन भी होगा, ठीक है, सारे काम होंगे, लेकिन ध्यान रहे मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये 3 केस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक वो याद है ही 42वें संविधान संशोधन, और इसमें अपस के बारे में बताए रखा है, अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। ये था आपका टॉपिक। कोई भी प्रॉब्लम इसके संदर्भ में हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछें, ठीक है। बाकी प्रस्तावना में अब आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।